हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने ये बेसिक्स बायोलॉजी ये बेसिक्स बायोटेक्नोलॉजी बता दिया था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और प्रिंसिपल ये हमने थोड़ा थोड़ा करके बता दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी EFV ने दिया था। साथ ही साथ इसको कॉल लेलेकी ने ये कॉइन टर्म किया था और उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पॉलवर का नाम आता है। उसके बाद कुछ इंडियन थे जिनमें पुष्पमित्र भार्गवा बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे और इसके बाद आपके लालजी सिंह जेनेटिक इंजीनियरिंग थे। केमिकल इंजीनियरिंग में भी जॉर्ज का नाम निकल के आता है, जॉर्ज डेविस, और इंडियन में PC रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय का नाम निकल के आता है। इसे कंट्रोल करती EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 1978 में स्टैब्लिशमेंट किया गया था। फिर इसको हमने EFB को अकॉर्डिंग डिफाइन किया था और इसके बाद हमने प्रिंसिपल बताया था दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम मिला के सब कुछ बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये हमने बता दिया था कि जीवन में चेंज करना जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल में चेंज करना केमिकल इंजीनियरिंग, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट RDNA टेक्नोलॉजी में, हमने इसे डिफाइन किया था। इसके बाद टूल्स में हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट बात कर ली थी, थोड़ा आराम से इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम अलग से इसका डिस्क्रिप्टिव सेशन आएगा, उसमें बात देख लीजिएगा और फिर हम इसको ओवरऑल कंप्लीट कर देंगे और फिर हम एंट्री करेंगे किसमें, प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। देखिए RDNA में हमने बता दिया था, क्या बताया था कि दो डिफरेंट स्पीसीज या सेम स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट DNA को हम आपस में कंबाइन करके एक नया DNA बनाते हैं, हाइब्रिड DNA बनाते हैं, या हम उसी को काइमेरिक DNA बोलते हैं या उसी को रिकॉम्बिनेंट DNA बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जिस टेक्नोलॉजी का इसको बनाने में इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, RDNA। तो इतना तो मैंने बात कर ली थी, राइट। और इसको हम जिसके बॉडी के अंदर इंसर्ट करके मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको एक तरीके से बोलते हैं कि हम क्लोनिंग करवा रहे हैं उसकी, ठीक है ना, रेप्लिकेट करवा रहे हैं। तो वो एक तरीके से जीन क्लोनिंग, अभी RDNA तो RDNA क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं टूल्स ऑफ RDNA, थोड़ा सा इसे हम आराम से डिस्क्राइब करते हैं, राइट। देखिए इसमें तीन चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट। आप अगर आप एंट्री करते हैं केवल प्रोसेस ऑफ RDNA में तो आपको ऑब्वियसली है टैग पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि वो PCR में इस्तेमाल होता है। पर चूंकि एंजाइम तो है तो हम वहाँ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, तो हम यही बता देते हैं कि कौन कौन से एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होंगे। वो हो बायोटेक्नोलॉजी में ही रहा है ना, DNA को मल्टीप्लाई करवाने में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली रूप में बायोटेक्नोलॉजी में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो PCR में हो रहा है, PCR के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद आता है क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट, तो हम इसी में बात करेंगे। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट्स कैटलाइज्ड फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो भी बायोटिक रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, DNA का टूटना बनना, है ना, कई सारी प्रोसेस हो रही होती हैं हमारे, चाहे खाने पीने की बात हो, उसको डाइजेस्ट करना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम्स क्या है, कैटालिटिक की तरह रोल प्ले करते हैं, जो रिएक्शन को इन्हेंस करने में रोल प्ले करते हैं, हाँ, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में रोल प्ले करते हैं, या रिएक्शन को तोड़ना हो उसमें भी रोल प्ले करते हैं। तो इसमें स्पेशल जो बायोटेक्नोलॉजी में वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात किया है और लाइगेज वगैरह की। तो यहाँ पे एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करें तो ये दो तरीके का है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम, चूंकि ये न्यूक्लियस से निकाला गया है बैक्टीरिया की, तो इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम। दो टाइप का है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, राइट। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस DNA के आउटसाइड में कट लगाएगा इंड साइड पे, और एंडोन्यूक्लियस इन साइड पे कट लगाएगा, एकदम सेंटर पे पॉइंट पे कट लगाएगा। रिस्ट्रक्शन एंजाइम अगर आप देखेंगे तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज मोस्टली अर्बर स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर्ड किया था 1972 के आसपास, राइट, क्लियर है। और रिस्ट्रक्शन एंजाइम के अंदर जिसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो कि हमें कट इनसाइड लगाना होता है, तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज को हम इस्तेमाल करते हैं। और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज मोस्टली तीन टाइप का होता है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम फर्स्ट या रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज थर्ड। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो सेकंड है वो केवल बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, बाकी नहीं होते, राइट। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो रिस्ट्रक्शन जो पहला फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया था तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड डिस्कवर किया गया था। वो तो तीनों गए थे,
लेकिन फंक्शन हमें पहली बार उसका पता चला था, इसलिए हम उसको मानते हैं। अच्छा, अब बात करोगे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, तो बहुत सारे हैं। साल है, पीयूबी है, पीयूबी फर्स्ट, पीयूबी सेकंड, वैम, वैम H1, ठीक है ना, इको R1, ठीक है, क्लियर है। तो ये मल्टीपल साल 1, ठीक है, रोप, क्लियर। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट है, इनमें से 3 नहीं है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और रोप। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन साइट में नहीं आते। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपको किस में मिलेगा, वो मिलेगा आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो किसी के बॉडी में एंट्री करेगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और रोप क्या है, जब प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तब रोप का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में 4 ही आपको 5 मिलेंगे, है ना। पीयूबी फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद साल, इको R1, इसके बाद आपका वैम H1, ठीक है ना, हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, ये सब 4-5 साइट हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, ये आप पहले एक चीज़ और बता देते हैं। लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, मतलब 230 बैक्टीरिया से 900। अगर एक बैक्टीरिया से भी देखा जाए 3 एंजाइम लगभग निकाले गए, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर डिफाइन करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक कट ऑफ दी साइट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, डीएनए की स्पेसिफिक साइट पर या जीनोमिक डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे कट लगाने में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उस स्पेसिफिक साइट को हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं या उसे पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, क्लियर है, जिसमें GAATTC और उसी का उल्टा कर दो तो CTTAA और आपका क्या आ जाएगा, G। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज या लाइगेज एंजाइम, तो लाइगेज में 2 तरीके का आता है, डीएनए लाइगेज आता है और कौन आता है आपका, आरएनए आता है। तो अगर हम डीएनए से आरडीएनए तैयार कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए लाइगेज। और अगर आरएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं आरएनए लाइगेज का, तो हम आरएनए लाइगेज बोलेंगे, ठीक है ना, आरएनए को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइगेज का केवल काम है लिंक 2 सेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, 2 सेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी हो, डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल, उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर डीएनए को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो डीएनए लाइगेज, राइट, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज हम क्या करते हैं, हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसे हम रीड करके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ रोल नहीं है ना, यहाँ हम सिंगल से डबल तो कर नहीं रहे, या तो हम कहाँ करते हैं रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, या तो पीसीआर में जरूरत पड़ती है। तो जनरली इसको पीसीआर में इस्तेमाल करेंगे, बट मैं यही बता देता हूँ, चूंकि एंजाइम बता रहा हूँ तो मैं यही बता देता हूँ सॉरी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट निकल के आता है तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या है, एल्कली के नेचर, एल्कली कंपाउंड्स के प्रेजेंस में हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज बॉन्ड को तोड़ने के लिए एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। फॉस्फेट बॉन्ड आपको पता है ना कि 2 पेंटोज शुगर के बीच में बनता है, तो हम उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज की अगर बात करें तो टैग पॉलीमरेज ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है, जो टेम्परेचर लवर होते हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। क्यों, इनकी जरूरत हमें क्या है, तो जब आप पीसीआर करोगे तो पीसीआर में एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने के लिए डीएनए को सबसे पहले डबल स्ट्रैंड से, जैसे ये 2 स्ट्रैंड डीएनए है तो इसको हम क्या करना, बीच में जो बॉन्ड बने इसको तोड़ना होता है और सेपरेट करना होता है, राइट, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो डीएनए को डीनेचर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको टैग पॉलीमरेज का। फिर नेक्स्ट आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की अगर बात करेंगे तो क्लोनिंग वेक्टर में काफ़ी सारे मल्टीपल क्लोनिंग वेक्टर दिए, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर है क्या, पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए क्लोनिंग वेक्टर में अगर बात करेंगे तो ये एक तरीके से कैरियर मॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने में रोल प्ले करते हैं। तो उनमें अगर बात करेंगे तो वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, दे आर आल्सो नोन एज वेहिकल डीएनए। इसे वेहिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ले जाने में रोल प्ले करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेहिकल डीएनए। साथ में इसे काइमेरिक बोलते हैं, सॉरी काइमेरिक नहीं, कैरियर डीएनए, है ना, काइमेरिक तो आरडीएनए को बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैरियर डीएनए। कैरियर डीएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करने में रोल प्ले करता है। तो हम उनमें अलग अलग स्पीसीज का वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ प्लाज्मिड है, कुछ में हम कॉजमिड इस्तेमाल करते हैं, कुछ में फेजमिड,
कुछ में बैक्टीरियोफेज, कुछ में बीएसी, बाईएसी, एचएसी और पीयूसी। ये काफ़ी मल्टीपल टाइप्स है इसके। तो अगर हम बात करें प्लाज्मिड में कि तो प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए। ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट की अगर बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो दीज वेक्टर्स विच रेप्लिकेट 500 to 700 डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, लगभग 500 से 700 डीएनए के सेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना। 500 से 700 केबीपी, किलो बेस पेयर लिखा नहीं है, केबीपी, किलो बेस पेयर डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट करवा सकते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मिड के अंदर। तो लगभग वही बड़ा सेगमेंट है। चलिए देखते कोई और ऐसा जो बड़ा सेगमेंट है जो रेप्लिकेट करवा सकते हैं। दूसरा आता है कॉस्मिड। दीज आर वेक्टर्स विच कैन रेप्लिकेट 45 केबीपी, लगभग 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को। तो ये सबसे छोटा हमें लग रहा है, डीएनए को क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब हमारे पास हर तरीके के क्या है? वेक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट करवाने में रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है फेजेमिड। फेजेमिड की बात करेंगे तो दीज वेक्टर्स विच रेप्लिकेट्स मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ वन स्ट्रैंड, है ना। मतलब कि कह सकते हैं एक से ज़्यादा स्ट्रैंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक से ज़्यादा या मल्टीपल कॉपीज बना सकता है एक स्ट्रैंड की। तो इनमें लगभग काउंटिंग तो नहीं लिखी है, लगभग मान लेते हैं कि मल्टीपल में तो बहुत ज़्यादा ही कर सकते हैं। ये फेजेमिड की प्रॉपर्टी है। फिर आता है नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टी। तो बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, दीज वेक्टर्स कैन विच रेप्लिकेट 20 to 25 kbp। नॉर्मल में 20 से 25 kbp, किलो बेस पर डीएनए सेगमेंट्स को ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आता है एक लेमडा बैक्टीरियोफेज। तो लेमडा कितना कर सकता है? ये 50 kbp, 50 किलो बेस पेयर। मतलब लगभग ये भी छोटे सेगमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये कितने किलो बेस पेयर के डीएनए को? तो ये लगभग दीज वेक्टर्स कैन बी रेप्लिकेट अप टू 3 to 500, 300 से 500 किलो बेस पेयर के डीएनए को ये क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, है ना। लगभग अभी बड़े बड़े सेगमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, आप सोचोगे पीसीआर इनका क्यों नहीं करवा सकते? तो पीसीआर दोस्तों इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बड़े सेगमेंट है। पीसीआर केवल 100 किलो बेस पेयर, 50 से 100 किलो बेस पेयर के डीएनए को ही मल्टीप्लाई करवा सकता है, छोटे सेगमेंट। तो बड़े को हम नहीं करवा सकते, राइट, क्लियर। इसके बाद निकल के आता है बाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दीज वेक्टर्स कैन बी रेप्लिकेट 1 MB इन साइज, लगभग 1000। देख रहे हो 1 MB मतलब 1024 होता है, ठीक है ना, 1024 केबीपी। तो इसमें कितना है? 1 MB के साइज को क्या करवा सकता है? ये रेप्लिकेट करवा सकता है, क्लियर। तो ये लगता है सबसे बड़ा है ना। एक HAC भी आता है, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी आता है, और एक और आता है जो कि इसमें मैं मेंशन नहीं कर पाया। एक और आता है आपका HAC के बाद PUC, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। फिर तीसरा फैक्टर आता है आपका कॉम्पिटेंट होस्टर। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है कि होस्ट के अंदर डालने की या ट्रांसफ़र करने की टेक्निक्स। उन ट्रांसफ़र करने की टेक्निक्स की अगर बात करेंगे तो द कॉम्पिटेंट होस्ट इज अ टेक्निक टू एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये क्या है? एक ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसकी हेल्प से। तो प्रोकैरियोटिक होस्ट, यूकैरियोटिक होस्ट में, प्रोकैरियोटिक होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मेथड है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में सिमिलर जेनेटिक मटेरियल होगा मतलब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया का जो आरडीएनए तैयार किया हुआ है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जब ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया से बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल। दूसरा आता है ट्रांसडक्शन, जब वायरस के जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं उसको ट्रांसडक्शन मेथड बोलते हैं। और जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो इसमें बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, या बैक्टीरियल वेक्टर को इस्तेमाल करके हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करें? ह्यूमंस के अंदर। जैसे आप बीटी कॉटन तैयार करते हो, ठीक है, जैसे आप इंसुलिन तैयार करते हो, तो वो ज़्यादातर वेक्टर जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद आता है यूकैरियोटिक मेथड में। तो यूकैरियोटिक मेथड की अगर बात करेंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जगह अगर हम इस्तेमाल करें यूकैरियोटिक में तो उसे ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका बायोब्लास्ट, जीन गन, या इसे माइक्रो प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो
ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके की चैम्बर है। उस चैम्बर में जैसे बुलेट में एक फायरिंग पिन लगी होती है, इस तरीके से इसमें भी फायरिंग पिन लगी होती है। ठीक है, इसको मैं जब डायग्रामेटिकल बताऊंगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभी केवल ओवरव्यू है ना, डेटा है। तो जैसे मान लीजिए ये एक नली हो गई, ये बीच में चैम्बर हो गया, तो यहाँ पे हम बीच में क्या रख देंगे, एक फायरिंग पिन रख देंगे। ठीक है ना, या ये मान लीजिए ये हमारा होस्ट सेल है, ये फायरिंग पिन है। इधर से मैं फायर करूंगा तो सीधे जाके यहाँ पे जो सामने होस्ट सेल है, यहाँ जाके क्या कर जाएंगे, वो इंटर कर जाएंगे। ठीक है ना। तो चूंकि ये प्रोजेक्टाइल फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल मेथड भी बोलते हैं, या माइक्रो प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं। जीन गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीन को इंसर्ट करवाने के लिए एक बुलेट मेथड है, गन मेथड है। ठीक है। इसके बाद बायोब्लास्ट, चूंकि डीएनए की ब्लास्टिंग करवाई जाती है सेल के अंदर, इसलिए उसको बायोब्लास्ट ही बोलते हैं। माइक्रो इंजेक्शन एक आता है, तो ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में हम इंजेक्शन के थ्रू हम डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करवाते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें स्पर्म में अगर ओवम में अगर स्पर्म एंटर नहीं कर पाता, तो हम उसको आर्टिफिशियली इंसर्ट करवाते हैं। तो वो मेथड इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसे हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बोल सकते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के अंदर फ्यूज करवाते हैं। राइट, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन आता है। इसको हम बाय इलेक्ट्रिक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें होस्ट भी डाल दिए, डीएनए भी डाल दिए। जैसे ही वो हीट होता है तो उनमें छोटे छोटे पोर बनने की वजह से डीएनए ऑटोमेटिक मूवमेंट करने की वजह से इंसर्ट कर जाता है। ठीक है ना, या हम खुद भी पोर कर सकते हैं और उसमें डाल देंगे कंटेनर में। तो जैसे इलेक्ट्रिक पास करेंगे उस कंटेनर में, तो वो मूवमेंट करते हुए डीएनए ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन वाला हो गया। इसके बाद प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, केमिकल मेथड। ये दोनों ही केमिकल मेथड है, जिसमें हम कंटेनर में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाला बताया, उसी तरीके से इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का हम एक कंपोजिशन डाल देते हैं, और इसके बाद ये कैल्शियम क्लोराइड का, उसके बाद हम उसमें डीएनए और होस्ट डाल देंगे। वो केमिकल के प्रेजेंस में कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक इंसर्ट कर जाएगा डीएनए होस्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये रहा आपका एक तरीके से टूल्स ऑफ आरडीएनए, जिसके अंदर हमने एंजाइम्स देखे, क्लोनिंग वेक्टर देखे, कॉम्पिटेंट होस्ट देखे। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बाद, प्रिंसिपल के बाद। राइट, तो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो वो भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद।